नाजरीन आदाब। ईटीवी उर्दू के ख़ास मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। बेंगलुरु का अल-अमीन कॉलेज और अल-अमीन तालीमी तहरीक तारुफ़ की मोहताज नहीं। मुल्क भर में 200 से ज़ायद तालीमी इदारे और लाखों की तादाद में तलबा का बड़ा जम्मे गफ़ीर, इन सब के साथ इन सब की क़ियादत करने वाले डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब आज के इस प्रोग्राम की ज़ीनत बढ़ा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान की शख्सियत क्या है, उनके तालीमी इदारे की क्या खुसूसियात हैं, उनके तलबा और असातिज़ा का क्या माहौल है। आज बातचीत में सबसे पहले डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब का खैर मकदम है। जी, डॉक्टर मुमताज़ साहब न सिर्फ बेंगलोर और कर्नाटक में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात में अपनी तालीमी तहरीक को लेकर के गए हैं। हम उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब आपको यह तहरीक कहाँ से मिली और कब मिली। मैं 1965 में जनूबी हिंदुस्तान के शहर ट्रिची से हिजरत करके बेंगलुरु आया। मैं बेंगलुरु इसलिए आया कि क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूँ और ये मेरे ननियाल भी है, ससुराल भी है, तो ये अच्छा शहर भी है। तो मैं सोचा यहाँ आऊँ और मेरी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू करूँ। मैं यहाँ आने के बाद देखा कि मुसलमान अक़लियत जो है उनकी एक स्कूल भी खातिर ख़्वाह नहीं है। मैं जो शहर ट्रिची से आया, वहाँ ट्रिची में बहुत अच्छी कॉलेज जमाल मोहम्मद कॉलेज चलती थी। उसके फ़ायदे मैं देखा था। वहाँ सिर्फ तालीम नहीं होती थी और सिर्फ तरबियत नहीं होती थी, मगर तालीम याफ्ता लोगों जो शहर के थे उनको सब मिलने जुलने मौका मिलता था और वहाँ वो बैठ के कौम के मुस्तक़बिल बारे में सोचते थे। यानी एक प्रोफेशनल्स का एक प्लेटफॉर्म मिला, एक थिंक टैंक मिल गई। तो ये सब फ़ायदे देखते हुए मैं सोचा क्यों नहीं यहाँ बेंगलुरु में तालीमी तहरीक शुरू किए जाए। और इसका बेहतरीन तरीका यही सोचा, पहले हम आर्ट्स एंड साइंस कॉमर्स कॉलेज शुरू करें। मेरे फ़ायदेमंद चीज़ ये हुई, मेरे ससुराल की जगह थी शहर के बीच में, छोटी जगह थी, कुछ आधा एकड़ थी। वहाँ जगह बहुत से घर थे, 10 घर थे। मैं वहाँ खाली करके अल्लाह के फल से कॉलेज शुरू किया, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। पहले साल में सिर्फ 20 पर 3 लड़के लड़कियां थे, उसमें 19 लड़के थे, 4 लड़कियां थे। और उसके बाद दूसरे साल एक हमने क़ानून जो था हुकूमत का उसे हटा दिया। यानी पाबंदी ये थी सिर्फ 40% लिए लड़के लड़की जो है 10th स्टैंडर्ड के बाद पीयूसी दाखिला ले सकते हैं। हम कोशिश करके ये क़ानून को हटाया और हुकूमत हमारी साथ दी और हम जो है माशाअल्लाह एक कॉलेज शुरू कर दिए। तो उसमें पहली साल क्योंकि ये रुकावट हट गई तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह 300 तलबा तालिबा आ गए। डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टरी की तालीम हासिल की, उसके बाद एकदम से नया कुछ करियर, ये लगता नहीं आपको कि आपने चेंज किया? वालिदैन के तरफ से मुझे काफ़ी जायदाद मिले थे जो मैं ट्रिची से यहाँ मुस्तक़बिल लाया। मेरी अहलिया भी अच्छे खाते पीते ख़ानदान की थी। मुझे पैसों कमाने की ज़रूरत नहीं थी। जो मेरे जायदाद से मुझको पैसा मिलता था वो मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए एक बिल्कुल जो है तसल्ली बख्श ज़िंदगी करने के लिए काफ़ी था। और उसके बाद में ये भी ताकत थी, अगर कुछ इदारा इब्तदा दौर में गुज़र रहा है, मेरी जायदाद बेच के भी वो चलाने की मैं भी ताकत अलामिया दिया था। इब्तदाई दौर में हर इदारे को पैसों की मुश्किल होती है, तो पैसों की मुश्किल हुई, गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं आते थे, तो इब्तदाई दौर में मेरी और मेरी अहलिया की जायदाद बेचना पड़ा और मैं जो है कॉलेज चलाता रहा। उसके बाद हुकूमत से ग्रांट शुरू हुए तो ज़रा आसानी हुई। जो उसके बाद कौम में मिल्लत मुझको जो देख रही थी, क्या ये जो आदमी जो अभी काम शुरू किया है इसके क्या मकसद क्या है, सिर्फ खिदमत है या और कोई मकसद है। तो जब उनको इत्मीनान हो गया नहीं, ये शख्स जो है सिर्फ खिदमत के लिए आया है, कोई ज़ाती मुफाद के लिए नहीं, तो कौम भी साथ देना शुरू कर दी। तो उसके बाद हमने ये एक बहुत मशहूर जगह लालबाग के सामने हमने जो हज़रत अताउल शाह नबी शाह दरगाह की जायदाद कुछ 6 एकड़ ज़मीन हमने 9 साल के लिए हमने लीज़ लिया और वहाँ कॉलेज को शिफ्ट किया। जब मेरी कामयाबी देखे अज़ला के लोग, हमारे कर्नाटक अज़लों को आना शुरू हुए, बोले साहब हम आपका साथ देंगे, जगह देंगे, आपको पैसा भी देंगे।
हमारे जगह भी आप शुरू करो। तो हम जो है आहिस्ता से दूसरे कर्नाटक के अजला में भी हम जो तालीमी इदारे शुरू करें। इब्तदा में दौर तकलीफ़ हुई, क्योंकि हम जाते थे वो ज़माने में ट्रैवल फैसिलिटीज़ नहीं थे और वहाँ रहने सहने की जगह नहीं थी। फिर भी वो एक धुन था, एक अल्लामिया काम लेना चाहता था। हम बाकायदा वहाँ गए और वहाँ कभी कभी जाते और रात में ठहर जाते, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तहरीक जो है बढ़ते बढ़ते जो है कर्नाटक के दूसरे अजला में फैल गई। और पहले शुरुआत में काफ़ी पैसे की तकलीफ़ हुई, बाद उसके बाद लोग जो है बहुत अच्छा चंदा देना शुरू करे, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिले। ये चीज़ में क्या हुआ, हम जो है बहुत से कर्नाटक अजला में स्कूल्स कॉलेजेस शुरू करें। और आपके मालूमात के लिए हम सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं LKG से लेके 12वीं स्टैंडर्ड तक, क्योंकि हमें एहसास है कि अगर लड़का लड़की को 18 साल तक एक अच्छा माहौल मिल जाए तो वो लड़का लड़की जब दुनिया में ख़दम बाहर रखते हैं उनके पास जो ताकत रहती है बाहर के असरा से बचने के लिए। ये हमारा तजुर्बा था। तो ज़्यादातर हमारे स्कूल्स जो हैं LKG से 12th स्टैंडर्ड तक हैं, हम ज़्यादा इनको अहमियत देते हैं। और ये भी हमारा तजुर्बा है कि ये लोग ये क्योंकि हमें उनको बहुत अच्छे फाउंडेशन दे के बाहर भेजते हैं, वो दुनिया में कामयाब हो जाते हैं। और दूसरी बात, हम 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड बच्चों की एग्ज़ाम की बहुत अहमियत देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इनका टर्निंग पॉइंट होता है। ये इम्तिहान में लोग कामयाब हो गए तो समझो उनकी ज़िंदगी कामयाब होती है, और वो जो है बाइस ताकत बनते हैं अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इंसानियत के लिए। हमने ये इदारे तो शुरू करे, काफ़ी लोग बच्चे आए, इससे फ़ायदेमंद हो गए। यहाँ हमें ज़्यादातर वालिदैन को इन्वॉल्व किए। हम वालिदैन को बोल रहे थे, देखो ये जो इम्तिहान हैं 16 साल से 18 साल तक, यहाँ बच्चा जो है वो भटकने की उम्र है, बाहर से बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। आप इसको बड़ा आदमी मत समझिए, बच्चा समझिए, मॉनिटर कीजिए, हर उसको जो है बाकायदा उसके पीछे लगिए, उससे पढ़ाइए, और साथ साथ जो है असातिज़ा से आप जो है कम्युनिकेशन रखें, क्योंकि तलबा, तालिबात, वालिदैन और असातिज़ा ये मिल के ट्रायंगल बनता है। ये तीनों जब बराबर काम करते हैं तभी जो है बच्चा जो है कामयाब होता है। तो क्या डॉक्टर साहब आपके तालीमी इदारों में कामयाब तलबा निकलने का ये राज है कि आपने सबको इसमें इन्वॉल्व किया है? और ये भी हम पूछना चाहेंगे कि क्या असातिज़ा की ट्रेनिंग और उनके स्किल अपग्रेडेशन वगैरह के लिए भी कोई मंसूबा आपके पास होता है? हमारे लिए हमारे इधर इसलिए कामयाब हैं, जब असातिज़ा को हम चुनते हैं सिर्फ मेरिट देखते हैं और कोई बात नहीं देखते। इसलिए बेहतरीन तलबा तालिब इल्म के लिए तरबियत का मतलब बेहतरीन टीचर्स मिलते हैं। ये हमारी वजह है, सिर्फ अंडर ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च, सबके लिए, क्योंकि हमारे पास बेहतरीन असातिज़ा हैं। वो बढ़ते बढ़ते अल्लाह के फजल से थोड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं वो इंटरनेशनल लेवल में कामयाब हो गए। मसलन अल-अमीन कॉलेज फार्मेसी, वो इंटरनेशनली रिकगनाइज है। अल-अमीन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, अल-अमीन कॉलेज ऑफ लॉ, अल-अमीन कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, ये सब जो है आलमी सतह में मशहूर हो गए, और यहाँ के तलबा तालिबात वो कामयाब हो गए। और हम बहुत रिसर्च को बहुत इनक्रेजमेंट करते हैं। हमारे पास कई लड़के पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो डॉक्टरेट करते हैं, लड़के भी करते हैं। और हमारे असातिज़ा को हम बाहर, मुल्क के बाहर जाकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए इनक्रेज करते हैं, उनको पैसा देते हैं ताकि हमको जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर हो जाए और इसमें हमारी मुल्क की शान भी पड़े। अल्लाह के फल से इतने पॉपुलर हो गए हैं, मेरे पास 100 बैरूनी मुल्क के फॉरेन स्टूडेंट पढ़ते हैं। इसमें जो है हांगकांग के हैं, थाईलैंड के हैं, तिब्बत के हैं, ईरान के हैं, इराक के हैं, सऊदी अरेबिया, यमन, अफ्रीका। और साथ ही साथ जो है हम जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग MOU टर्की की यूनिवर्सिटी से है, और उसके बाद यमन के यूनिवर्सिटी से है, साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से। अल्हम्दुलिल्लाह ये 50 साल में, क्योंकि हम सिर्फ इल्म, तालीम, इतने ही पढ़े थे, और हम 3 जानों के बातों की अहमियत दी। एक इल्म के ज़रिए अच्छे अखलाक, एक इल्म के ज़रिए हलाल रोटी कमाने का तरीक़ा, और इल्म के ज़रिए कौमी यकजहती। ये करने से हमारे इदारों में जो है एक अच्छा माहौल बन गया है अखलाक का, कौमी यकजहती का। आपने जब पहला इदारा शुरू किया था तो आज ये एक पूरा तालीमी इदारों का बड़ा सा जाल सा बन गया है।
तो क्या पहली बिना रखते वक्त उस वक्त आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था या ये सब कुछ होता चला गया? मैंने बिल्कुल ख्वाब नहीं देखा था। मैंने बिल्कुल कि अल्लाह हिदायत देता उसे अमल करता जाता हूँ। ईमान तौर से मैं जो है सिर्फ यही सोच के जाता हूँ अल्लाह मेरे से काम ले रहा है। जो भी हिदायत आती है मैं वो काम करने देर नहीं करता। अच्छे ख्यालात का और अमल के बीच में गैप नहीं करता, फ़ौरन शुरू कर देता हूँ। और उसके बाद 15 साल पहले हमने ये फ़ैसला किया अलमीन एजुकेशन सोसाइटी कोई डायरेक्ट इदारा नहीं शुरू करेगी, क्योंकि हमारे इदारे बहुत हो गए तो संभालना मुश्किल होगा। और उसके बाद हम ये फ़ैसला करें कि अभी जो भी इदारे शुरू करेंगे उसके अलग अलग ट्रस्ट होंगे। एक स्पेशलाइज इदारे के लिए अलग ट्रस्ट, एक स्टेट के लिए अलग ट्रस्ट। उनको पूरे हम जो डिसेंट्रलाइज करके उनको पावर्स अलग कर दिए। तो हम जो है उनको इब्तदाई तौर पर मोटिवेट करते हैं, कुछ मदद करते हैं, उसके बाद उनको आज़ाद छोड़ देते हैं। वो सिर्फ उनको मशवरा देते रहते हैं। वो जब तकलीफ से हमारे पास आते हैं और सब्सिक्वेंटली इसके फ़ायदा ये हुआ मरकज़ से उनको जो है एक अखलाकी ताल्लुक़ात हैं। अगर मरकज़ कमज़ोर हो वो कमज़ोर नहीं होते, वो अपनी जगह मजबूत हैं। हमारा चैनल मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात पे देखा जाता है। आप हमारे नाजरीन को बताएं कि आप मुल्क के किन किन ख़ित्तों पर आजकल तवज्जो कर रहे हैं, फ़ोकस कहाँ कहाँ है आपका और किन किन कोर्सेज़ को आप लेकर के जा रहे हैं? ये हमारे जैसे मैं बोला हमारे नज़्मुल में 3 बड़े चीज़ें हैं। एक जो है आम लोगों को तालीम की तरफ माइल करना, दूसरी बात जो है प्रोफेशनल्स को सब एक जगह जमा करके एक थिंक टैंक बनाना, और तीसरी बात ये इल्म के ज़रिए तालीम के ज़रिए हर मज़हब के और हर अलग अलग ज़ुबान बोलने वालों को और जो है अलग अलग हिंदुस्तान इलाके लोगों को सब एक फ्रंट में जमा करके कौमी एकजहती के लिए काम करना। और साथ सिर्फ कौमी एकजहती नहीं, सिर्फ इंडियन नेशन के लिए नहीं, मगर आगे बढ़ के जो इंसानियत के लिए भी काम करना, ये हमारा मंशा है। नाजरीन अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दूसरे हिस्से में हम डॉक्टर मुमताज़ साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके कौन कौन से तालीमी इदारे हैं और अहम इदारे कौन से हैं और उनमें क्या क्या तालीम दी जा रही है, किस तरह के कोर्सेज़ पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे पहले मैं अर्ज़ किया ज़्यादातर हमारे इदारे LKG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हैं। और आपके मालूमात के लिए ये ज़्यादातर इदारे जो है बच्चों से कोई फ़ीस नहीं लेते। ये हाल हमारा डिग्री कॉलेज तक भी है, ऑर्डिनरी डिग्री कॉलेज तक ज़्यादा हमारी फ़ीस नहीं मिलती। हमारे पास जो है प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम जो प्रोफेशनल कॉलेज प्रमोट करें उसमें कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, कॉलेज ऑफ लॉ है, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग प्रमोट किया है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस प्रमोट किया है। आपके मालूमात के लिए आपको सुन के खुशी होगी, पूरी दुनिया के सबसे पहला प्राइवेट मैनेज मेडिकल कॉलेज अलमीन का है। आपका बीजापुर में जो अलमीन मेडिकल कॉलेज है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि हम तहरीक में बहुत मसरूफ़ रहे, ज़्यादा पैसा जो है गरीब इदारों में खर्च करना पड़ा, जो डिफिसिट थे हमको जो है मेडिकल कॉलेज चलाने ज़रा मुश्किल हो गई। तो हमारे अच्छे दोस्त जनाब ज़ियाउल शरीफ साहब से हमने गुजारिश की कि जो है अब हम जो है डायरेक्ट इदारा चलाना मुश्किल कर रहा है, हमको पूरी बना के सेट करके दे दिए। 200 एकड़ ज़मीन में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज बना दिए, वहाँ PG कोर्सेज़ में हैं। मगर पैसों के एतबार से क्योंकि हमें पैसे बहुत ज़रूरत है तहरीक के लिए और पूरा हम जो है फंडामेंटल एजुकेशन से तवज्जो दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं ज़ियाउल शरीफ से गुजारिश करा आप ये टेक ओवर कर लें। तो उन्होंने ट्रस्ट तो हमारा मौजूद है, अलमीन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ही चलता है, मगर उन्होंने ज़्यादातर उनके जो ट्रस्टीज शायद रखे पूरा पैसों का बेड़ा लेकर वो चला रहे हैं। अभी अल्लाह के फजल बहुत अच्छी कॉलेज चल रही है। वहाँ जो है मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग है, 200 एकड़ का कैंपस है, बड़े आशा कैंपस भी है और काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस हैं। और हमारे तलबा तालिबात जो वहाँ से निकले हैं दुनिया में फैले हुए हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं हिंदुस्तान में जहाँ सिर्फ हमारी तलबा तालिबा तो मेडिकल पास वो चलाते हैं। डॉक्टर मुमताज़ साहब, इतना बड़ा नेटवर्क, 200 तालीमी इदारे और 1 लाख के करीब तलबा, ज़ाहिर है कि बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और हमारी हुकूमतें, रियासती हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमत, इनके पास स्कीमें होती हैं असातिज़ा के लिए, तलबा के लिए। तो आप हुकूमत से कैसा तालमेल बना करके रखते हैं? अब इसमें यही हमारी खूबी है
कि हम जो है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम को लेके चलते हैं। तो इसलिए कहीं हम जाओ हमें कोई रुकावट नहीं मिलती, क्योंकि लोग बोलते हैं सिर्फ तालीम का क्या करते हैं, सब जो है मदद करने तैयार हैं। और ख़ासकर ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी बहुत मदद करती है। वो बोलते हैं साहब हम जो है आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ तालीम का काम करते हैं, आप सेक्युलर काम करते हैं, आप नेशनल काम करते हैं। और कभी कभी उनसे हम इतने अच्छे ताल्लुकात पैदा करते हैं, कोई अच्छा स्कीम आए वो फ़ोन करके बोलते हैं, हमको मालूम कराते हैं सब अच्छा स्कीम है, इसके मदद लो। और अभी हमें जब बढ़ते जा रहे हैं हमें खुद ताजुब हो रहा, खुशी होता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत और हमारी स्टेट हुकूमत अक़लियतों के लिए इतना पैसा खर्च करती है, इनफरादी, इज्तमाही और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप हैं, रिसर्च के हैं, बाहर जाके पढ़ने के लिए देते हैं। लोगों को मालूमात नहीं कि हमारी हुकूमत स्टेट और सेंट्रल में अक़लियतों को कितना ख्याल रखती है, कितना पैसा देती है। इतना है मिल्लत को मालूमात की कमी है, इसलिए हम हासिल नहीं पाते। हमें मालूमात हो गई तो हम जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है हुकूमत से लेते हैं, इनफरादी काम के लिए भी और इज्तिमाई काम के लिए पैसे तलबा तालिबात को आते हैं, हमारे इदारों को भी आते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह से हुकूमत से तालमेल बना करके चलना ये आपकी कामयाबी में एक बड़ा अहम उनसुर है। अब हुकूमत चाहती है कि हॉस्टल्स बनाए, इक़ामती इदारे कायम करे, और आपका भी शायद ये मंसूबा है। तो ये क्या मंसूबा है जिसके तहत आप और मज़ीद रिहायशी इदारे कायम करने जा रहे हैं? ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की मामला होता है। पब्लिक सेक्टर में उतना कमिटमेंट नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर में होता है। हमें एक एक तलबा तालिबात के उनके बारे में जानते हैं, उनके फैमिली के बारे में जानते हैं, एक पर्सनल यानी एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना देते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स हो। उर्दू मीडियम से तालीम देते हैं तलबा को, वहीं इलाके की रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ा में भी तालीमी इदारे हैं, और साथ ही साथ मुल्क की और दुनिया की ज़बान अंग्रेज़ी उसमें भी तालीमी इदारे हैं। तो आप एक वक्त तीनों ज़बानों में तालीम को आम कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि ये कैसे मैनेज किया आपने, और इसके पीछे क्या मकसद है कि एक ज़बान पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं? हमने ज़्यादातर स्कूल जो है LKG से 12th स्टैंडर्ड रखें, उसमें उर्दू मीडियम रखें। लेकिन ऐसे भी हमारे पास इधर है, बंगाल है, बंगाली मीडियम भी है, असम में असमी मीडियम भी है। यानी मादरी ज़ुबान पे पढ़ाने से बच्चों को आसानी से तालीम मिलती है। मगर वहाँ वो स्कूलों में हम हिंदुस्तानी ज़ुबान, नेशनल हिंदी और इंटरनेशनल इंग्लिश का भी बहुत अहमियत देते हैं। और हमें इत्मीनान है कि और खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे उर्दू मीडियम के पढ़ने के बावजूद जब इंग्लिश मीडियम को ट्रांसफ़र हो जाते हैं 11th-12th स्टैंडर्ड में, वहाँ अच्छा पढ़ते हैं। और हमारे पास उर्दू मीडियम के पढ़े हुए बच्चे काफ़ी जो है तरक्की करके बहुत आला दर्जे पहुँच चुके हैं। अब मसलन मुझे देखिए, मैं तमिलनाडु तमिल मीडियम में पढ़ा था, और जो है तमिल मीडियम पढ़ने के बाद उसके बाद कॉलेज गया, इंग्लिश मीडियम करा, उसके बाद मेडिसिन करा। अब आपको मालूम है कि तमिलनाडु के लोग जो है पूरे ज़्यादा तमिल मीडियम में पढ़ते हैं, मगर हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में, सेंट्रल में हमारी तमिल बहुत छाए हुए हैं। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ख़ास मुलाकात के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। हम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक के सरकारी उर्दू तालीमी इदारे जो हैं उनकी हालत बड़ी ख़स्ता है। तो डॉक्टर साहब, क्या वजह है इसकी, क्या वजह हो सकती है, और क्या उस तरह की चीज़ों को देख करके आप अपने तालीमी इदारों में बेहतरी लाने के लिए उससे कुछ लेते हैं, पाते हैं? ये बड़ी खुशी की बात है कि कितने उर्दू तालीमी इदारे हुकूमत कर्नाटक चलाती है और कोई हुकूमत नहीं चलाती। और तकरीबन मैं जहाँ तक मेरे मालूम है तो कुछ 4000 स्कूल्स हैं उर्दू मीडियम। ये इसलिए ये लोग ज़रा कमज़ोर हो चुके हैं कि बच्चों में एक फीलिंग आ गई है, ये सूबाई ज़ुबान पढ़ना, हिंदी पढ़ना, अंग्रेज़ी पढ़ना, उर्दू मीडियम पढ़े तो शायद उनको मुश्किल हो जाएगी, ये बात उनको आ गई है। इसलिए जो है ये उर्दू मीडियम स्कूल्स में लड़के लड़कियां जाना कम हो गए, क्योंकि दे प्रेफर गोइंग टू इधर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, या देहातों में कन्नड़ा मीडियम पढ़ते हैं, या बड़े शहरों में इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। क्योंकि वो जो है अपनी मुस्तकबिल को सोचते हुए वो समझते हैं अगर सूबाई ज़ुबान में अंग्रेज़ी पढ़े तो हमें ज़्यादा जो है मुस्तकबिल संवार सकते हैं, उर्दू में जो है फ्यूचर नहीं। ये खौफ होने से जो है बच्चे उर्दू मीडियम जाना कम हो गया है। इसलिए उर्दू मीडियम स्कूल्स
कमज़ोर हो गए, वरना उर्दू मीडियम का जो है बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, बाकायदा बिल्डिंग्स हैं, मगर हुकूमत मजबूर है क्योंकि वहाँ अब आपके पास तलबा कम होते हैं, मजबूरन गवर्नमेंट जो उर्दू मीडियम स्कूल्स में जो है कन्नड़ा क्लासेस रखना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं बल्कि एक मूवमेंट यानी तहरीक के नाम से जानी जाती है। इसके शुरुआती दौर में जिस तरह के अफराद शामिल थे, अब क्या उन सब अफराद का साथ मिल रहा है या उन लोगों के साथ में के अलावा और आप लोग आपके साथ में जुड़ते जा रहे हैं? पहले जब मैं शुरू किया लोग साथ नहीं थे, लोग बोलते थे हाँ डॉक्टर साहब करो हम देखेंगे, क्योंकि ये मेरा ससुराल था और उसके बाद ननियाल था, इन्फ्लुएंस था, मगर लोग जो है सिर्फ बातों से तायद करते थे, साथ नहीं देते थे। मगर जैसे कामयाब होता गया, एक ज़माना ऐसा आया अच्छे लोग आना शुरू हो गए, फिर गिलागिरी शुरू होगी कि हमको साथ नहीं देते करके। हमारी भी मजबूरी है, हमारे पास जो है सिर्फ 22 एग्जीक्यूटिव कमेटी में रह सकते हैं, कोई 20 स्कॉलरशिप कमेटी सब तो नहीं दे सकता मैं, मगर जनरल बॉडी इंक्रीज़ होती जाती है, हमारे कुछ 600-700 मेंबर हैं, वहाँ से तायद मदद है। मगर जनरल पब्लिक जो है हमारे स्टेट में बाहर भी, वो सिर्फ काम दे के मदद करते हैं। ये ज़माना नया ज़माना टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आईटी का ज़माना कहलाता है, और इससे मुताल्लिक आप अपने असातिज़ा को कैसे अपग्रेड करते हैं? अपने तलबा के लिए क्या नए कोर्सेज इस तरह के रखे हैं? क्या प्रोफेशनल कोर्सेज में मीडिया के कोर्सेज वगैरह शामिल हैं? ये हम जो है बिल्कुल आपसे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मगर हमने ये सोच कर जो है डिफरेंट लेवल्स में, सर्टिफिकेट लेवल में हमने बेसिक कोर्सेज शुरू करे हैं, वेल्डर, प्लम्बर, फिटर, एयर कंडीशन मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन मैकेनिक, उसके बाद रेडियो टीवी मैकेनिक करके। यानी ये लड़के लड़कियां जो पढ़ते हैं, प्लम्बर और वेल्डिंग की तालीम हो जाती है 8वीं स्टैंडर्ड के बाद, उसके बाद दूसरे कोर्सेज होती है 10वीं स्टैंडर्ड के बाद, और इतना डिमांड है टेक्नीशियंस को, फ़ौरन जो है इनको नौकरी मिल जाती है, प्लेसमेंट बड़ा अच्छा है। सेकेंड लेवल हमारा है पॉलीटेक्निक का। पॉलीटेक्निक में वो 10th स्टैंडर्ड के बाद 3 साल का कोर्स होता है, उसमें ज़्यादातर लड़कियों को वो पढ़ाते हैं, उसमें अपैरल डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर, कमर्शियल प्रैक्टिस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ऐसा सिखाते हैं। वो लड़कियों को भी प्लेसमेंट बहुत जल्दी मिल जाते हैं। थर्ड लेवल है टेक्निकल कोर्स का इंजीनियरिंग कॉलेज। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 कोर्सेस हैं, उसके साथ एम.टेक भी है, और हम काफ़ी इनक्रेज करते हैं लोगों को डॉक्टरेट करने के लिए। काफ़ी पूरे हमारे ऑलमोस्ट पूरे HODs और उनके सेकेंड लाइन जो है पूरे PhD कर रहते हैं, और हम इनक्रेज करते हैं हमारे कैंपस में भी, बाहर कैंपस में भी वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब करने के लिए हमको इनक्रेज करते हैं। और जो टॉप लेवल की हमारी फैकल्टी है उनको बैरूनी मुल्क में जाकर सेमिनार्स, वर्कशॉप अटेंड करने में इनक्रेज करते हैं। सिर्फ अपनी तालीम और तालीम को आगाह करना, सबको फैलाना, ये तरफ एक एकेडमिक एटमॉस्फेयर पैदा कर लिया। एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी देने की बात करते हैं, तो अक़दार को तलबा के जहनों में बिठाने और माशरे को उससे फ़ायदेमंद बनाने के लिए किस तरह का मंसूबा है और आप एक्चुअली करते क्या हैं? आप हमारे इंस्टीट्यूशन में माहौल देखेंगे, हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस पूरे को एजुकेशन है, मगर मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कोई हमारे पास एक बुरा इंसिडेंट नहीं होता। और हमें फ़ख्र होता है जो ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव फैमिलीज़ जो है हमारे पास, उनको लड़कियों को भेजते हैं, और बाकायदा वो जो आते हैं अपने तहज़ीब में क़ायम रहते हैं। ज़्यादातर अब देखें हमारे मुसलमान लड़कियाँ बुरखा पहन के आते हैं, वो बुरखे के साथ बैठ कर जो है टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं, वो पूरा लैपटॉप दे के पढ़ते रहते हैं। तो हमने कंबाइन किया है इस्लामी और हिंदुस्तानी कल्चर को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को। डॉक्टर साहब, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमतें मुख्तलिफ़ स्कीमें चलाती हैं। अब हमारी हुकूमत ये चाहती हैं कि लड़कियों को और आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, इसी तरह से साफ़ सफाई का नज़्म किया जाए, स्वच्छ भारत की मुहिम चल रही है। इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको आप अपने इदारों में कैसे और कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? आप गलत ना समझे तो हम हिंदुस्तानी की कमज़ोरी है, बातें ज़्यादा कम करते, काम कम करते। हमारी पास एक आदत है कि जैसा एक अच्छा ख्याल है तो फ़ौरन अमल कर देते हैं। आप मेरे कैंपस में जाके देखिए, आप सफाई की बात अब करते हैं, इतने मेरे कैंपस में एक आपको एक पेपर का टुकड़ा नहीं मिलेगा। और कोई मेरा आप देखेंगे मेरे पास जो काम करने वाले, कोई लोएस्ट लेवल को हायर लेवल हो, कोई आहिस्ता नहीं चलता रहेगा, जल्दी जल्दी चलेंगे। और मेरे पास काम करने वाले घड़ी दे के काम नहीं करते, वो अपना काम ख़त्म करके जाते हैं, कोई जो भी हो। यानी हमें एक जो है एक फैमिली एटमॉस्फेयर तैयार कर दिए हैं। बाकी सफाई आप बात करते हैं, हम करते आए हैं।
और जो है कमिटमेंट जो आप जॉब करते हैं हमारे पास करते आए हैं। और ये एक फैमिली पैटर्न, ऐसा तो सदर हूँ मगर हेड ऑफ़ द फैमिली जैसे हूँ। पूरे मेरे जो नौकर हैं, जो चाहे स्वीपर हो या आला दर्जे के हो, उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड जाता हूँ, कहाँ हैं, कैसे हैं, शादीशुदा हैं नहीं हैं, उनकी ज़ाती तकलीफ़ात क्या हैं, वो कौन से भी ज़ात के क्या भी हो, वो लोग जो है हमारे पास आके उनकी तकलीफ़ात बोलते हैं। हम उनको पर्सनल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। 50 साल से पर्सनलाइज इन्वॉल्वमेंट है। ये पर्सनलाइज इन्वॉल्व होने से एक फैमिली इफेक्ट हो गया। हम तो एक हेड ऑफ़ द फैमिली जैसे हैं, पूरे जानते हैं। हाँ, सब ये सब अल्लाह के फल से, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उससे सब हम फ़ायदा लेते हैं। आपका ब्यूरोक्रेट से ताल्लुक़ है, सियासतदानों से भी मुख्तलिफ़ सतहों पर रब्ता है, इतनी बड़ी कामयाबियाँ आपने हासिल की हैं। क्या कभी जहन में फ़िक्र में ये बात आई कि सियासत से भी कुछ जोड़ दिया जाए ख़ुद को अमलन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या छोड़ूं, बहुत से दावतें मुझको आए कि आप मेहरबानी से आप सियासत में आ जाइए, फ़लाना ओहदा लीजिए। मैं बोला नहीं, अल्लाह मेरे से, ये मुझे अल्लाह दे रखा, मुझे बड़ा सुकून चैन है। ये काम में जो है मुझको इत्मीनान मिलता है और नहीं मिलता। अब देखिए, मैं इदारे शुरू कर रहा हूँ, मेरे पास पड़े से लोग बड़े बड़े सियासी रहनुमा बन गए, बड़े ऑफिसर्स बन गए, सब हो गए। इतना मुझे बस है, मेरा हद है, मैं सिर्फ जो है इल्म तालीम के ज़रिए इंसानियत को बढ़ाना चाहता हूँ। नाज़रीन, समंदर में रहकर भी पानी को न छूना, यही कामयाबी का राज होता है। सफ़र इसी से तय होता है। डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब सियासत में रहते भी हैं, फिर भी सियासत से दूर हैं। इनके सामने अपना मकसद साफ़ है, शफ़ाफ़ और सुथरा किस्म का रोड मैप है, और उसी पर वो चल रहे हैं। आज इस गुफ्तगू में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत के साथ, इसी वक्त इसी जगह। दीजिए अपने मेज़बान खालिद मुल्ला को इजाज़त। आदाब।